ह्यूमन रिसोर्सेज अकाउंटिंग पढ़ा था और उसमें मैंने आपको बताया था कि ह्यूमन रिसोर्सेज अकाउंटिंग में हम लोग कैलकुलेशन कैसे करते हैं। बेसिकली मैंने आपको बताया था कि जब हमारे कंपनी के एम्प्लॉयज़ हैं तो उन एम्प्लॉयज़ को हम अपने बुक्स में कैसे प्रेजेंट करें। एक बहुत लेमैन वाला प्रोसेस होता है कि जब भी कोई हमारे पास एम्प्लॉय होता है उसको हम लोग एज अ सैलरी मेंशन कर देते हैं। बट बड़ी कंपनियां जैसे कि इन्फोसिस या आईटी सेक्टर की कंपनियां, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था पहले पार्ट में, कि उसको वो बैलेंस शीट का पार्ट बनाती है क्योंकि वो एम्प्लॉयज़ उनके लिए एसेट है। अब उस एसेट की वैल्यूएशन करनी है, तो वैल्यूएशन कैसे करेंगे। वैल्यूएशन के अलग अलग मेथड थे, जैसे कि हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड जो हम लोगों ने इससे पहले डिस्कस किया था, और तमाम तरह के कुछ और भी मेथड्स हैं। आज जो डिस्कशन हम लोग करेंगे वो बात करने वाले हैं स्टैंडर्ड कॉस्ट अप्रोच के बारे में। आखिर ये क्या है इसके बारे में समझते हैं। पहले ये भी जानना ज़रूरी है इसकी हिस्ट्री के बारे में कि इस अप्रोच को बनाया किसने। ये थे डेविड वॉटसन। मैं कहता हूँ कि इनको बनाने की क्या ज़रूरत थी, ये स्टैंडर्ड, ये मेथड, ये तो हम खुद भी बना सकते थे। इनका क्या कहना है, अकॉर्डिंग टू दिस अप्रोच स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ रिक्रूटिंग, हायरिंग, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट पर ग्रेड ऑफ एम्प्लॉयज आर डिटरमाइंड ईयर आफ्टर ईयर। बहुत सिंपल फॉर्मेट। इन्होंने कहा कि हमारी कंपनी में जितने भी एम्प्लॉयज़ वर्क करते हैं उनको रिक्रूट में करने में कितना खर्चा आता है, उनके ट्रेनिंग में कितना खर्चा आता है, उनके ऊपर हमको कितना एक्सपेंसेस बियर करना पड़ता है, ईयर टू ईयर हमें इसको ये कैलकुलेट करना पड़ेगा। और ये जो स्टैंडर्ड कॉस्ट हमें कैलकुलेट करनी पड़ेगी ये हमें सारे एम्प्लॉयज़ की कैलकुलेट करनी पड़ेगी। क्या कहते हैं, the standard cost so arrive at for all human beings employed in the organization in the value of human resources for accounting purpose। तो बिल्कुल सिंपल सा अप्रोच है। ये आपसे कहता है कि सारे एम्प्लॉयज़ जो भी आपके हैं उनके ऊपर आपको कितना खर्चा करना पड़ता है हर ईयर में, उसके बारे में आप एक स्टैंडर्ड बना लो और वही आपकी वैल्यू हो जाएगी आपके ह्यूमन रिसोर्सेज की। दिस अप्रोच इज ईजी टू एक्सप्लेन एंड कैन वर्क एज अ सुटेबल बेसिस फॉर कंट्रोल पर्पजेज थ्रू द टेक्निक ऑफ वेरिएंस एनालिसिस। और ये आपके लिए थोड़ा सा आसान भी हो जाता है कि भाई पिछले साल हमारा कितना खर्चा हुआ, इस साल हमारा कितना खर्चा हुआ, अगले साल कितना खर्चा होगा, एक प्रोजेक्शन हो जाता है। तो आप ईयर आफ्टर ईयर इसके ऊपर एक अच्छा सा डिस्कशन कर सकते हो, एक अच्छी सी नॉलेज गेन कर सकते हो कि हाँ हमारे ह्यूमन रिसोर्सेज की वैल्यू में कितना अपग्रेड हो रहा है और कितना डाउनग्रेड हो रहा है। ये सारी चीज़ें आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो, वेरिएंसेस कैलकुलेट कर सकते हो। However, determination of standard cost for each grade of employee is टिकलिश प्रोसेस। बहुत भैया डिफिकल्ट तो है ही ना। आप सोचो ना कि कितने सारे एम्प्लॉयज़ हैं, अब उनकी बैठ करके आप एक एक की कैलकुलेशन करो और उनके ऊपर क्या खर्चा कर रहे हो, क्या उनकी डेवलपमेंट, मतलब बहुत सारी चीज़ें जिसको हम लोग कॉस्ट टू कंपनी भी कहते हैं, सीटीसी भी कहते हैं। तो सारी चीज़ों को कैलकुलेट करना एक एक एम्प्लॉय के लिए थोड़ा सा एक हेक्टिक टास्क तो है ही है, बट नो डाउट करना तो पड़ेगा ही। नेक्स्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा आपके ह्यूमन रिसोर्सेज अकाउंटिंग का, वो है प्रेजेंट वैल्यू अप्रोच। ये क्या कहता है इसके बारे में समझना। बिल्कुल सिंपल फॉर्मेट में अगर हम आपसे कहें तो हमारे पास जो एम्प्लॉई है फॉर एग्जांपल वो 10 साल के लिए है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, हमारे पास स्क्रीन में 10 नंबर्स आ जाते, हालांकि आए तो 9 ही है बट मान लो 10 साल के लिए। तो अगर आज इस पर्सन को हम जो पेमेंट कर रहे हैं, अगले साल जो हम उसको पेमेंट करेंगे, तीसरे साल उसको जो पेमेंट करेंगे, ऐसे करते करते जो 10 साल तक हम उसकी पेमेंट करेंगे, आज की डेट में वो कितनी वैल्यू के बराबर का है, यानी कि आज जीरो पीरियड में वो कितनी वैल्यू के बराबर का है, उन सबको हम लोग प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट करेंगे, मैथमेटिकल फॉर्मूला लगाएंगे और आज की डेट में, यानी कि वो 10 साल का पैसा अगर आज की डेट में हमको कैलकुलेट करना हो तो इसमें टाइम वैल्यू ऑफ मनी का कॉन्सेप्ट आ जाएगा। टाइम वैल्यू ऑफ मनी का मतलब आपको पता है कि पैसों की वैल्यू रिड्यूस होती है, हमारा इन्फ्लेशन इफेक्ट आता है पैसों के ऊपर। जो चीज़ आज हमको 10 रुपये की मिलती है कुछ समय के बाद वो 11 रुपये की हो जाती है, वो चीज़ 12 रुपये की हो जाती है, तो ऑटोमेटिकली मेरी प्राइस अपग्रेड हो जाती है और मेरी मनी की जो वैल्यू है वो रिड्यूस हो जाती है। तो हमें उन चीज़ों को कंसिडर करना पड़ेगा, हमें इन्फ्लेशन का इफेक्ट देना पड़ेगा। और फाइनली प्रेजेंट वैल्यू अप्रोच से हमें कैलकुलेशन करके निकालना पड़ेगा कि हमारी एम्प्लॉई की क्या कॉस्ट निकल के आ रही है। तो मैं आपको बता रहा था कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि मैक्सिमम ऑर्गेनाइजेशन जो भी ह्यूमन रिसोर्सेज अकाउंटिंग फॉलो करती हैं वो इसको सबसे ज़्यादा सुटेबल मानती हैं। अब ये है क्या, ये जो अप्रोच है ये फ्यूचर अर्निंग मॉडल के ऊपर टिका हुआ है। ये आपके फ्यूचर में कमाने वाली इनकम को आज ही कैलकुलेट करके बता देता है। ये मॉडल डेवलप किया गया है लैव एंड सेजवर्ड से। इन्होंने क्या कहा इसके बारे में समझते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल द वैल्यू ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज इज एसर्टेन्ड एज फॉलोज। बहुत इंपॉर्टेंट है तो अच्छे से समझिएगा। ऑल एम्प्लॉयज आर क्लासिफाइड इन स्पेसिफिक ग्रुप्स अकॉर्डिंग टू देयर एज एंड स्किल्स। भाई
एक पर्सन है जिसकी एज है 18 ईयर्स, एक पर्सन है जिसकी एज है 21 ईयर्स, एक पर्सन है जिसकी एज है 30 ईयर्स। आप क्या करो, आपके पास जितने एज ग्रुप के लोग हैं उनकी कुछ टीम बना दो, एक ग्रुप बना दो। वो आप 3 ईयर्स का ग्रुप बना दो या 5 ईयर्स का ग्रुप बना दो। इसके अलावा उस ग्रुप्स में भी कुछ स्किल्ड होंगे, कुछ अनस्किल्ड होंगे, कुछ सेमी स्किल्ड होंगे। तो आपको क्या करना है, उनके टैलेंट के बेसिस पे, उनकी एज के बेसिस पे एक ग्रुप तैयार कर दीजिए और उस ग्रुप के बेसिस पे आप उसकी कैलकुलेशन करिए। और देखिए, एवरेज एनुअल अर्निंग इज डिटरमाइंड फॉर वेरियस रेंज ऑफ एज। अब एक बहुत सिंपल सी बात, एक पर्सन है जिसकी एज है 70 ईयर्स या मान लो उसकी एज है 50 ईयर्स और वो कंपनी का एम्प्लॉई है। वो कौन है? वो कंपनी का प्यून है। और एक है मैनेजर जिसकी एज है 50 ईयर्स और वो कंपनी का मैनेजर है। अब आप मुझे बताओ कि दोनों की एज 50 ईयर्स है, तो क्या जो सैलरी मैनेजर की होगी, क्या वही सैलरी एक प्यून की भी होगी? आंसर इज नो। आप एक बार में बोलोगे कि नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो आपको उनके स्किल्स को भी कंसिडर करना पड़ेगा। तो आप उनके स्किल्स को कंसिडर करने के बाद उनकी एनुअल वैल्यू डिटरमाइन करिए, एनुअल अर्निंग्स उनकी क्या होती हैं। द टोटल अर्निंग विच ईच ग्रुप विल गेट इन टू रिटायरमेंट एज आर कैलकुलेटेड। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल लिया था कि 10 साल तक पर्सन मेरे पास रहेगा। तो यूजुअली एक अच्छी कंपनी जो होती है ना, वो रिटायरमेंट तक अपने एम्प्लॉयज़ को होल्ड करने की कोशिश करती है। एक अच्छी कंपनी, एक नॉर्मल कंपनी, एक जनरल कंपनी, वो सोचती है कि जहाँ मुझे सस्ता मिल जाएगा एम्प्लॉयज़, हम पुराने को हटा देंगे। लेकिन हम यहाँ बात कर रहे हैं अच्छी कंपनियों की, क्योंकि आप सोचो कि आपको अगर अपना एसेट मानती है कोई कंपनी और वो आपको दिखाना चाहती है कि हम सचमुच आपकी एसेट की बात कर रहे हैं, तो उन्हीं के लिए ये चैप्टर है। बाकी लोगों के लिए तो ये चैप्टर है ही नहीं। तो वो कंपनी ये देखना चाहती है कि आप जब तक उन कंपनी के साथ जुड़े हुए रहोगे तब तक आप उस कंपनी में कितने पैसे उनके खर्च कराओगे। The total earning calculated as above are discounted at a rate of cost of capital। तो यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर लग जाएगा, यहाँ पे इन्फ्लेशन इफेक्ट का कॉस्ट लग जाएगी और उसके बेसिस पे हम ये देख लेंगे कि भैया आज की डेट में आपकी प्रेजेंट वैल्यू क्या है। और बेसिकली इसके डिफरेंट फॉर्मूले होते हैं जो हम लोग कभी प्रैक्टिकली इसको एक बार समझ भी लेंगे, एक वीडियो के थ्रू कभी इसको डिस्कस कर लेंगे। बट द पॉइंट इज कि हम उस प्रेजेंट वैल्यू मेथड के बेसिस पे ये कैलकुलेशन कर लेंगे। बट एक रफ की अगर हम एक आइडिया ले लें तो यूँ कह लो कि अगर आज हम किसी एम्प्लॉय को 1 लाख रुपए पे करते हैं तो प्रेजेंट वैल्यू 10% का अगर हम निकाल लें तो ये आता है अप्रॉक्सीमेटली 0.909। ठीक है, ये जो मैथमेटिकल स्टूडेंट्स हैं वो तो बहुत अच्छी चीज़ तरह से इस बात को समझ आएंगे, लेकिन आगे चल के हम कभी ना कभी इसको डिस्क्लोज ज़रूर कर देंगे। तो अगर 1 लाख रुपीज़ हमारा खर्चा आ रहा है तो अगले साल 1 लाख इंटू 0.909 हम कर देंगे तो हमें प्रेजेंट वैल्यू मिल जाएगी 1 साल बाद की। यानी कि 1 साल के बाद जो मुझे 1 लाख रुपए देना है उसकी वैल्यू आज कितनी है, ये हमको कैलकुलेट करके बता देगा। यहाँ तक मुझे लगता है कि आपको यहाँ तक की बातें सब में बहुत अच्छे से आ गई होंगी। फिर भी कोई डाउट होगा तो उसको ज़रूर कंसिडर किया जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।